अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज़, आज इंशाल्लाह हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ेंगे। स्टेट स्पेस एनालिसिस के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग आप लोग करते आ रहे हैं स्टार्ट से, हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए लैप्लास डोमेन इस्तेमाल करते थे, राइट। अब सोचा ये जाता है कि बेसिकली लैप्लास डोमेन के अंदर हमारे पास कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। मतलब आप लोग एक बात समझ चुके हैं कि लैप्लास डोमेन के अंदर डेरिवेटिव s इंटू दैट वेरिएबल बन जाता है और इंटेग्रल 1/s इंटू दैट वेरिएबल बन जाता है। लेकिन टाइम डोमेन में आप लोगों को पता है इंटीग्रेट करना और डिफरेंशिएट करना एक मुश्किल काम होता है, एक टीडियस काम होता है। लेकिन कई ऐसी स्टेजेस आती हैं, जिस हमारा सब्जेक्ट तो लीनियर कंट्रोल है। जब नॉन लीनियर कंट्रोल आप पढ़ेंगे या नॉन लीनियर एग्जांपल्स आप लोग करेंगे, क्योंकि जो रियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, वहाँ पे कुछ भी लीनियर नहीं होता। एवरीथिंग इज़ नॉन लीनियर इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ के अंदर सब कुछ नॉन लीनियर होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टाइम डोमेन में ही बनाई जाती हैं। लैप्लास डोमेन भी यूज़ होता है, हमारी चीज़ें बहुत आसान की हैं लैप्लास डोमेन ने, लेकिन काफ़ी सारी स्टेजेस पे हमारे पास अभी भी टाइम डोमेन में ही कैलकुलेशंस की जाती हैं। और उसी में से एक हमारे पास एग्जांपल है स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालिसिस और डिज़ाइन और कंट्रोल सिस्टम के लिए दो हमारे पास टेक्निक्स है। एक है क्लासिकल टेक्निक, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना, और एक मॉडर्न टेक्निक है टाइम डोमेन की ही एक टेक्निक है। मतलब अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि हम टाइम डोमेन में ही रह के इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेट स्पेस एनालिसिस है। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा थोड़ा लिमिटेड है कोर्स, लेकिन स्टेट स्पेस के ऊपर पूरी बुक्स लिखी जाती हैं। बड़ा लंबा चौड़ा बहुत ज़बरदस्त काम है स्टेट स्पेस के ऊपर, तो हम अपने सब्जेक्ट तक ही इसको रखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट स्पेस मॉडल किस तरह का हो सकता है। यानी कि एक आम मॉडल जिसको मैं कहूँ कि ये स्टेट स्पेस मॉडल। स्टेट स्पेस मॉडल जो है ना, उसका एक फॉर्मेट है, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेट स्पेस मॉडल है। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y ऑफ t इज इक्वल टू cx प्लस du। अब रजिस्टर पे ये लिख लो, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y ऑफ t इज इक्वल टू cx प्लस du। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझ रहे होंगे कि x के आगे s नहीं लगा हुआ, y के आगे t लगा हुआ है, मतलब s यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि ये मॉडल टोटली टाइम डोमेन में बना हुआ है। ठीक, अब ये है क्या? अब ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि ये टाइम डोमेन में है। मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये टाइम डोमेन में है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब ये है क्या? अब ये जो x और x डॉट है, ये बेसिकली वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स से मुराद क्या है? वेक्टर से मुराद ये है कि आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x एक स्टेट वेक्टर है, x डॉट इसी स्टेट वेक्टर का डेरिवेटिव है। जब ऊपर डॉट लगा देते हैं तो क्या बनता है? वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो अगेन x इज़ ए वेक्टर, x डॉट इसी x का डेरिवेटिव है, यानी कि इस वेक्टर का डेरिवेटिव है, राइट। अच्छा जी, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, जब एक इक्वेशन के अंदर वेक्टर आएगा, इसका मतलब ये कि वो सारे के सारे वेक्टर फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। चलो सही हो गया। इसका मतलब है a और b, ये भी यकीनन वेक्टर्स ही होंगे, u भी वेक्टर ही होगा अगर x और x डॉट वेक्टर है। a है आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक। b है आपके पास इनपुट मैट्रिक्स, b एंड c आर इनपुट एंड आउटपुट मैट्रिक्स। c जो है ना, ये आपके पास आउटपुट मैट्रिक्स है। और u है आपके पास क्या है? इनपुट वेक्टर, ठीक। और ये a और b और ये जो b और c है ना, ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि ये इसके साथ एक स्केलर मल्टीपल यहाँ पे हो रहा है। वो भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखेंगे जब आप इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और d जो है ना, ये आपके पास फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स है। एक दफ़ा फिर से मैं सारे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। x है स्टेट वेक्टर,
एक्स डॉट है उस स्टेट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव, ठीक। ए आपके पास है सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक। बी है आपके पास इनपुट मैट्रिक्स, यू है आपके पास इनपुट वेक्टर, सी है आपके पास आउटपुट मैट्रिक्स, एक्स जैसा कि आपको पता है स्टेट वेक्टर, वाई है आपके पास आउटपुट वेक्टर, डी आपके पास फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स और यू आपके पास क्या है, ये है इनपुट वेक्टर। ओके, अच्छा एक दफ़ा हमने इसको ज़रा ब्रीफली तो देख लिया, ये मैं गप्पे क्या लगा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ आ जाए। स्टेट क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स which summarizes the history of a system in order to predict the future values। एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि हिस्ट्री बताते हैं और ये फ्यूचर वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये हम लोग कहते हैं कि ये स्टेट है, ठीक। अब इसी स्टेट को जब मैं किसी वेक्टर में लिखूंगा, द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसको मैट्रिक्स में लिखने का तरीका जो है वो हो जाएगा आपके पास ये स्टेट वेक्टर जो अभी आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, यानी कि x जिसको कह रहे थे। अब स्टेट वेरिएबल क्या है? x वो ये है कि x जो है ना, ये एक पूरे का पूरा एक वेक्टर होता है जिसके अंदर ये x1 x2 x3 अप टू xn ये आपके पास हैं सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स, ठीक। अब वो ये बात कर रहा है कि जितने स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं ना आपके सर्किट के अंदर, तो स्टेट वेरिएबल्स आपके उतने ज़्यादा होंगे। अगर आप एक आरएलसी सर्किट बना रहे हैं तो आपके पास स्टोरेज एलिमेंट्स हैं कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, राइट। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग अपने सर्किट्स को ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास स्टोरेज एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर, ओके। तो जितने इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स होंगे आप उतने ज़्यादा स्टेट वेरिएबल्स लेंगे, राइट। प्रीवियसली स्टेट वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ होंगी, नेक्स्ट जो आप अपना सिस्टम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी आप लोगों को। मतलब अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस टाइम कैपेसिटर जो है ना ये फुली चार्ज हो चुका है, फिर आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि भाई अगले टाइम डोमेन में या अगले साइकिल में ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अगर आप ये पता चल जाए आपको कि भाई कैपेसिटर फॉर एग्जांपल 90% डिस्चार्ज हो चुका है, तो आप ये प्रिडिक्ट करने में आपको आसानी होगी कि भाई अगले फॉर एग्जांपल चंद माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में जितना भी उसका टाइम पीरियड होगा उसमें ये शायद 80 या 70% डिस्चार्ज हो जाए। मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना कि भाई समराइज द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे आपको समझ आ जाती है कि अब ये क्या हो सकता है, राइट। अच्छा, स्टेट वेक्टर क्या है? ये अभी जो वेक्टर को वेरिएबल के साथ में कंफ्यूज कर गया था। इट इज़ अ वेक्टर विच कंटेन स्टेट वेरिएबल्स एज एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये जो सारे के सारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ना, इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखना, ये आपके पास स्टेट वेक्टर है। अब हम ज़रा एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। वंस अगेन, आपने जब स्टेट स्पेस मॉडल बनाना है, मॉडल बनाने का मतलब ये है कि आपने इस तरह की दो इक्वेशंस बनानी है, राइट। ये कहीं पे आपने रजिस्टर पे लिख लो और अब ज़रा इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये भी आपको पता है, एक्स स्टेट वेक्टर, एक्स डॉट स्टेट वेक्टर का डेरिवेटिव, राइट। अच्छा जी, एक सिंपल आरएलसी सर्किट हम सब का फेवरेट करते आ रहे हैं हम हमेशा से। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमने ये दो इक्वेशंस बनानी है ना, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। तो जो हमारे पास सबसे पहला काम होगा ना, वो होगा कि ये जो एक्स है ना, इसको डिफ़ाइन करना कि मेरे पास स्टेट वेक्टर क्या हो सकता है। ठीक, स्टेट वेक्टर का मतलब है कि आपने इसके दो वेरिएबल्स या दो स्टोरेज एलिमेंट्स वो डिफ़ाइन करने हैं। ओके, एक्स का मतलब
स्टेट वेक्टर बनाना है, और स्टेट वेक्टर का मतलब इस स्लाइड में ही आया है, आपके पास स्टेट वेरिएबल्स होंगे। हमारे इस सर्किट के अंदर एक L स्टोरेज एलिमेंट है और दूसरा C स्टोरेज एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इन्हीं दोनों को समहाउ ऐसे मैं एडजस्ट करता हूँ कि यही दोनों ही मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स बन जाए। तो देयर आर 2 स्टोरेज एलिमेंट्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सो द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इक्वल टू 2। ठीक हो गया, 2 स्टोरेज एलिमेंट हैं तो 2 स्टेट वेरिएबल्स होंगे। और ये स्टेट वेरिएबल क्या हो सकते हैं मेरे पास? करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर करंट स्टोर करता है, तो पहला मेरा स्टेट वेरिएबल हो गया आई ऑफ टी या आई एल ऑफ टी, थ्रू दैट इंडक्टर जो करंट होगा वो। एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि ये जो वी सी है यहाँ पे, वी सी ऑफ टी, ये इसको आउटपुट भी ले रहा है, आउटपुट इसी के अक्रॉस ही कंसिडर कर रहा है। बात एक ही है कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज जो आपके पास है ना, ये आपके पास दूसरा क्या हो गया? स्टेट वेक्टर हो गया। तो अब एक बात मुझे समझ में आ गई कि जो यहाँ पे इसके अंदर x है ना, x को मैंने बनाना है क्या? I और नीचे V आउट। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं पहले ना एक दफ़ा यहाँ तक ही मैं ज़रा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आई होप मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म नहीं होगी इतनी देर में। तो x डॉट इसके ऊपर किस तरह लगेगा, ये तो इक्वेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, सही हो गया। इसी तरह y ऑफ t इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ओके हो गया। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सबसे पहले हमने x जो है ना यहाँ पे, इसको डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि ये जो स्टेट वेरिएबल x है, x इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में ज़रा तमीज़ से बनाया ना, मैं इस वजह से कह रहा था थोड़ा सा। नीचे रो एंटर किस तरह होती है यार? अच्छा चलो छोड़ो, दफ़ा करो। ऊपर क्या था मेरे पास? आई ऑफ टी, और नीचे क्या था मेरे पास? वी सी ऑफ टी। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये जो x है ना, x के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो कैसे आएगी? उसका तरीका ये है कि मैं अब अपने इस सर्किट के अंदर KVL KCL डिफरेंट इस तरह की इक्वेशंस लगाऊंगा और अपनी इक्वेशंस को इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि मेरे पास ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ना, वो इस तरह से बने। अब वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर KVL लगाता हूँ, वी आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, मेरे माउस को देखो, वी आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू इसके अक्रॉस की वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस की वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये इसकी वोल्टेज क्या होगी? आर इंटू आई ऑफ टी। इसकी वोल्टेज क्या होगी? वी एल इज़ इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। और इसकी वोल्टेज मैं फ़िलहाल वी सी ही लिख देता हूँ। ओके,
उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, याद रहे कि मैं अपनी इक्वेशन को आई और वी सी इस फॉर्म में लिखूँगा, ठीक, क्योंकि मेरे स्टेट वेरिएबल्स ये दो हैं। तो अब मैं ज़रा इक्वेशन को आगे पीछे कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़, इक्वेशन को मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि यहाँ पे मेरे पास आई ऑफ टी वी सी ऑफ टी हो, और ये जो एक्स डॉट है ना, इधर मेरे पास ये जो इसका पहला एलिमेंट है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। आई बात की समझ? तो पहला मेरे पास आई ऑफ टी, दूसरा वी सी ऑफ टी, इधर जो पहली इक्वेशन थी यहाँ पे आई ऑफ टी का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, एडजस्टमेंट इस तरह से मेरे पास हो गई। ये इनपुट है, ये ज़रा फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे ही हो, और ये मैं मेरे ख्याल से कम और बेश एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आ गया हूँ। एल से इस सारों को डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, कम और बेश मेरी जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्मेट में आ चुकी है। ये अभी बात समझ में आ जाएगी, बस इक्वेशन देखते जाओ हौसले के साथ। अब जी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी मेरी? अच्छा जी, उसको भी देख लेते हैं। ये जो आउटपुट है वी सी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, बड़ी सिंपल सी बात, आपको पता है आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब है वी सी इज इक्वल टू 1/c इंटेग्रल ऑफ आई टी डी टी। बेसिक है, जो आपने सिंपल आर एल सी सर्किट स्टार्ट में पढ़े होंगे, वहाँ से ही आपको इस चीज़ का पता होगा। अच्छा जी, अब इस इंटेग्रल को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड से लेता हूँ आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जब किया तो ये डी वी सी अपॉन डी टी आ गया, 1/c वैसे का वैसे रह गया, और ये इंटेग्रल ख़त्म हो गया, डेरिवेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, तो आई ऑफ टी अपॉन सी बन गया। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैंने बेसिकली करना ये था, दो इक्वेशंस बनाई थी, एक डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी की, और उसको एडजस्ट इस तरह करना था कि पहला मेरे पास आई ऑफ टी हो, दूसरा वी सी ऑफ टी हो। दूसरी मैंने इक्वेशन बना थी डेरिवेटिव ऑफ वी सी ऑफ टी, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्टेट वेरिएबल ये था, इसमें से भी पहला मेरे पास आई ऑफ टी की फॉर्म में होगा, दूसरा वी सी की फॉर्म में होगा। तो स्टेट वेरिएबल मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, मैंने आई ऑफ टी और वी सी ऑफ टी बनाना है। इसका मतलब है कि स्टेट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा मेरे पास वो क्या होगा, डी आई ऑफ टी ओवर डी वी सी ओवर डी टी, ठीक है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो स्टेट इक्वेशन क्या है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और नीचे वाली इक्वेशन इसको बाद में देखते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसको बाद में देखते हैं। पहले ये जो इनपुट है ना, इसको ही ज़रा पकड़ते हैं, स्टेट वेरिएबल्स को। तो इस इक्वेशन को ना मैं ज़रा तरीके से अगर मैं लिख लूँ समहाउ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं चाह रहा हूँ इक्वेशन लिख ही लूँ मैं, आपको समझ आ जाए, अल्लाह करे। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है। एक्स डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इक्वेशन पहले लिख लूँ, रिकॉर्ड करने से पहले लिख लेता तो टाइम बच जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, टाइम बहुत है। मुझे कॉल आ रही थी अभी। अच्छा, डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू आई ऑफ टी माइनस वी सी ओवर एल, मेरे ख्याल से वी छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ताकि फ़र्क ना पता चले लैप्लास में और टाइम डोमेन में, प्लस वी आई
इंटू टी। अपॉन एल। अच्छा जी, ये तो बन गई मेरी पहली इक्वेशन, और इसी की ही यानी कि इसको जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगा किस तरह, अब पहला वेरिएबल मेरे पास करंट है, दूसरी जो मैं इक्वेशन बनाऊँगा वो मैं बनाऊँगा वोल्टेज की, यानी कि dVc/dt इज इक्वल टू 1/c इंटू आई टी, यूँ कर लेते हैं। प्लस 0 इंटू Vc प्लस 0 इंटू Vi। ओके हो गया। अब ये क्या है, आपको इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन से साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैट्रिसेस बनाने आते होंगे। अब ये जो दो इक्वेशंस थी ना, डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ टी और डेरिवेटिव ऑफ वी सी ऑफ टी को, इन दो इक्वेशंस को मैंने लिखा है और इस तरह से लिखा है कि पहला मेरे पास आई ऑफ टी और उसका कोफिशिएंट, दूसरा वी सी और उसका कोफिशिएंट यानी कि 1/L -1/L, तीसरा वी आई और साथ उसका कोफिशिएंट। एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरा जो मेरा स्टेट वेरिएबल था वी सी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और उसके आगे क्या है, ए एक्स प्लस बी यू है ना, तो पहले मेरे पास एक्स और उसका कोफिशिएंट, उसके बाद यू और फिर उसका कोफिशिएंट होना चाहिए। तो पहले आई ऑफ टी यानी कि पहला जो x1 था मेरा उसका कोफिशिएंट, दूसरा वी सी उसका कोफिशिएंट। ये इक्वेशन इस तरह से है आपके पास, यानी कि सिर्फ आई इंटू टी डिवाइड बाई सी है, आगे प्लस 0 इंटू वी सी है प्लस 0 इंटू आई है, वी आई है। तो उसको इक्वेशन को मैंने इस तरह बना के लिख लिया। अब यहाँ से इससे मैं मैट्रिसेस बना रहा हूँ, ठीक है। इन इक्वेशंस को देखो, इन इक्वेशन से मैट्रिसेस बना रहा हूँ। आई और वी सी ये पहले मेरे बन जाएंगे इस तरह से, आई टी और वी सी ये पहले बन जाएंगे -R/L और 1/L, -R/L और -1/L, ये ऊपर एक रो बन जाएगी, ठीक है। प्लस 1/L इंटू वी आई, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो 1/L इंटू वी आई, ठीक है। इसी तरह जब आप नीचे वाली इक्वेशन को देखते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में आपके पास क्या है, 1/c इंटू वी सी, एक मिनट गलत लिखा हो, हाँ 1/c इंटू आई टी और 0 इंटू वी सी, ठीक है। 1/c इंटू आई टी 0 इंटू वी सी, और इसके अलावा आगे फिर इसका 0 इंटू वी आई है, दूसरी रो के अंदर कोई नहीं है। अब इन दो इक्वेशंस को, ये जो दो मैट्रिसेस आपके बने हुए हैं, इस मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करें या इसका आप आंसर निकाल लें, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस तरह आप लोग करते आए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास यही दो इक्वेशंस ही बनेंगी। ओके, तो मैंने क्या किया है, ये जो मेरी पहली इक्वेशन है ना, ये जो पहला वेक्टर बना है जिस तरह, ये मैंने इसको बना लिया, ये तो बन गया इसके अंदर स्टेट स्पेस के अंदर। तो उसके बाद जो अगला काम है ना, अगला काम है ये जो आउटपुट इक्वेशन है इसको बनाना, ठीक। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ये वाली, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना टफ़ हो गया आप लोगों के लिए, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप पहले ना ये एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दें मुझे, इसको एक दफ़ा सॉल्व करें, तो उसके बाद फिर अगला जो है ना मैं आपको उसके बाद बताता हूँ।